नमस्कार दोस्तों। झारखंड की राजनीति एक बार फिर तीखे मोड़ पर है। घाटशिला के उपचुनाव ने हर राजनीतिक खेमे को सतर्क बना दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 8 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर 6 अक्टूबर की एक पोस्ट फिर से साझा कर दी है और यह महज एक रिपोस्ट नहीं है, बल्कि यह झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर खाने के समीकरणों की शिनाख्त करता है। कुछ ही दिन पहले चर्चा थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को मंत्री बनाया जाएगा और उसके बाद घाटशिला से उनको उपचुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो गई, आचार संहिता लागू हो गई। न तो सोमेश का नाम मंत्री पद के लिए आया और न उनकी उम्मीदवारी की घोषणा हुई। तो अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या सोरेन परिवार यानी रामदास सोरेन परिवार के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है? क्या हेमंत सोरेन कोई बड़ा संकेत दे रहे हैं एक रिपोस्ट करके? क्या होने जा रहा है? दोस्तों, रांची से प्रकाशित अखबार आजाद सिपाही में सीनियर जर्नलिस्ट अरुण सिंह ने घाटशिला उपचुनाव की पेचीदगियों पर बहुत विस्तार से लिखा है। बहुत साल घाटशिला में उन्होंने रिपोर्टिंग की है और हिंदुस्तान की ब्यूरो चीफ रहे हैं और इस वजह से अरुण सिंह वहां की हर राजनीतिक हलचल की नब्ज पहचानते हैं। उनके मुताबिक स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में सोमेश सोरेन के व्यवहार और उनके साथ रहने वाले लोगों को लेकर कई तरह की नेगेटिव बातें दर्ज हैं। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने उम्मीदवार के चयन में किसी भी नाम पर विचार कर सकती है, चाहे वह सोमेश सोरेन हो, उनकी मां और रामदास सोरेन की पत्नी सूरजमणि सोरेन हो, या फिर रामदास के साथ राजनीति करने वाले उनके भतीजे विक्टर। वोटर तो चुनाव में मुख्यमंत्री या रामदास सोरेन के नाम पर ही वोट करेगा। दोस्तों, अखबार की रिपोर्ट बताती है कि श्राद्ध के बाद सोमेश के घाटशिला दौरे पर उनका जो तरीका है, जो काफिले की गाड़ियों की जो संख्या है और जमशेदपुर से जुड़े कुछ लोग जिनके हाव भाव और जिनके टैटूज और जिनके बाकी चीज़ें लोगों को चर्चा में डाल रही हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं और ये सब चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकती हैं, ऐसी बातें उस रिपोर्ट में दर्ज है। इसी रिपोर्ट में विक्टर सोरेन का जिक्र भी है। विक्टर जो रामदास के भतीजे हैं, वर्षों तक उनके साथ रहे, आज वो भी टिकट की उम्मीद पाले हुए हैं, खुद को जमीनी कार्यकर्ता बताते हैं और वे खुद को रामदास सोरेन का सच्चा राजनीतिक वारिस भी मानते हैं और वे चाहते हैं कि पार्टी उन्हें एक मौका दे। तो अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा समय रहते पारिवारिक मतभेद को नहीं सुलझा पाया तो पार्टी की पारंपरिक सीट पर संकट पड़ सकता है। सोमेश और विक्टर दोनों अलग अलग इलाकों में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। सोमेश पिता की विरासत का दावा करते हैं तो विक्टर खुद को ग्राउंड लेवल, ग्रास रूट लेवल का वर्कर बताते हैं। दोनों गुटों के समर्थक संगठन के भीतर हलचल बना रहे हैं। तो संगठनात्मक एकता और पारिवारिक विवाद, इस दोहरी चुनौती ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए खतरे की घंटी बजा दी है और समाधान जल्दी नहीं निकाला गया तो जीत की राह मुश्किल हो सकती है। और दोस्तों, इन्हीं सब कयासों के बीच, अटकलों के बीच हेमंत सोरेन ने आज विक्टर सोरेन का एक ट्वीट रीपोस्ट कर दिया है सोशल मीडिया साइट एक्स पर। इस ट्वीट में चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद विक्टर सोरेन ने रामदास सोरेन के साथ एक फोटो लगाई थी और घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के वोटरों से रामदास सोरेन को श्रद्धांजलि देते हुए 11 नवंबर को वोटिंग करने की अपील की थी। इस वोट अपील को आज हेमंत सोरेन के हैंडल से रीपोस्ट कर दिया गया है। तो इस रिपोस्ट का क्या मतलब है? जहां एक तरफ ये तय नहीं हो पाया है कि सोमेश सोरेन मंत्री नहीं बनने के बाद अब क्या उम्मीदवार भी नहीं बनेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि जब रामदास सोरेन का निधन हुआ था और हेमंत सोरेन उनके घर आए थे जमशेदपुर के घोड़ा बांधा में, तो उन्होंने पूछा था कि परिवार से किसको विरासत दी जाएगी, राजनीति में परिवार से कौन आएगा। तो पूरे परिवार ने बैठक किया, वहाँ पर हेमंत सोरेन भी थे और उस पूरी मीटिंग में परिवार के लोगों और हेमंत सोरेन के अलावा बाकी कोई नहीं था। बाकी जो भी थे हेमंत सोरेन के करीबी लोग, वो सब बाहर थे। और इस बैठक में ये तय हुआ कि सोमेश सोरेन ही पिता की विरासत संभालेंगे। हालांकि विक्टर सोरेन जो भतीजे हैं और वे लंबे समय से रामदास सोरेन के साथ ही रहते थे, वे खुश नहीं थे। लेकिन ये बात तय हो गई कि सोमेश सोरेन ही विरासत संभालेंगे। ये बात भी तय हो गई कि सोमेश सोरेन को मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन आज की तारीख तक ना सोमेश मंत्री बने, आप तो बन भी नहीं सकते क्योंकि आचार संहिता लग गई, और न उनकी उम्मीदवारी की घोषणा हुई है। 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने घाटशिला उपचुनाव की तारीख की घोषणा की थी, 11 नवंबर को वहाँ वोटिंग है, लेकिन आज तक सोमेश का नाम घोषित नहीं हुआ है। और फिर 2 दिन के बाद
8 अक्टूबर को 6 अक्टूबर का विक्टर सोरेन का पोस्ट जो है वो रिपोस्ट कर दिया हेमंत सोरेन ने। तो सोमेश सोरेन की सांस फूल गई होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। और इस पोस्ट ने बहुतों का ध्यान खींचा होगा, मेरा भी ध्यान खींचा है, और इसने तरह तरह के कयासों को जन्म दे दिया है। और हेमंत सोरेन के इस रिपोस्ट की बड़ी चर्चा हो रही कि आखिर ऐसे समय में जब उम्मीदवार फाइनल करना है, हेमंत सोरेन ने विक्टर सोरेन के पोस्ट को क्यों रिपोस्ट किया है, आखिर इसका क्या मतलब है। क्योंकि टिकट तो हेमंत सोरेन को ही देना है, वे मुख्यमंत्री भी हैं, पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो उनसे बेहतर कोई नहीं जानता, या सिर्फ वही जानते हैं कि घाटशिला उपचुनाव में कौन उम्मीदवार होगा। तो विक्टर सोरेन के पोस्ट को रिपोस्ट करने का या ट्वीट को रिपोस्ट करने का क्या मतलब हो सकता है, इसको लेकर बड़ी चर्चाएं हैं कि क्या ये सोमेश सोरेन को संदेश दिया जा रहा है कि तुम्हारा पत्ता साफ हो गया, या फिर विक्टर सोरेन के लिए संदेश है कि मुख्यमंत्री देखिए आपका ट्वीट देखते हैं, आपको रिपोस्ट करते हैं, तो आपको घबराना नहीं है और आपको पार्टी के साथ संयम और धैर्य के साथ रहना है। क्या संदेश है ये तो हेमंत सोरेन बेहतर जानते होंगे, या फिर विक्टर और सोमेश को भी ये संदेश दे दिया गया होगा, मुझे लगता है, क्योंकि अब तो 1-2 दिन में घोषणा हो जाएगी। लेकिन इस रिपोस्ट ने तरह तरह के कयासों को जन्म दे दिया है, और सोमेश को मंत्री नहीं बनाकर और अब तक उनकी उम्मीदवारी कन्फर्म नहीं करके इस कयास को, इस अटकलबाजी को और भी बढ़ावा मिल रहा है। तो दोस्तों, ये थी जेएमएम की बात। अब भाजपा पर आते हैं। भाजपा भी अब थोड़ी अलग रणनीति पर चलती दिखाई दे रही है। पार्टी की नज़र जेल के लीडर जयराम महतो पर है। घाटशिला एक तो एसटी रिजर्व सीट है, वहाँ आदिवासी वोट करीब करीब 60% है, संथाल आदिवासी करीब 50%, और वे जेएमएम के परंपरागत वोटर हैं। लेकिन यहाँ कुर्मी भी करीब करीब 11% बताए जाते हैं। और भाजपा जो कि ओबीसी आधार वाली पार्टी है, वो इस कुर्मी वोट बैंक को टारगेट कर रही है, जो अलग अलग अभी तक अलग अलग हिसाब से वोट करते हैं। कुछ जेएमएम में जाते हैं, कुछ बीजेपी में जाते हैं, कुछ इधर उधर चले जाते हैं। बाबूलाल सोरेन विधानसभा का पिछला चुनाव 22,000 वोट से हार गए थे। तो इस कारण से बीजेपी हर हाल में ये चाहती है कि कुर्मी वोट एक तरफा उसकी तरफ वोट करें, और इसलिए वह जयराम महतो को अपने पाले में लाना चाहती है, क्योंकि जयराम का समर्थन उसके लिए निर्णायक हो सकता है। अगर वे बीजेपी को समर्थन दे देते हैं तो समीकरण बिल्कुल तेजी से बदल सकता है और बेहद कांटे का मुकाबला हो सकता है। दोस्तों, सियासी विश्लेषकों का कहना है कि कुर्मी समुदाय को एसटी दर्जा दिलाने की मांग इस समीकरण में अहम भूमिका निभा सकती है। केंद्र सरकार ने संकेत दिए हैं कि वे कुर्मी को एसटी दर्जे की मांग पर बातचीत करने के लिए तैयार है, ऐसी खबरें भी आई थी पिछले दिनों। और इसके पहल के लिए कुछ लोगों की समिति बनी थी। सुदेश महतो थे उसमें, जयराम महतो भी थे, उड़ीसा के एक बीजेपी सांसद थे, और बीजेपी के जमशेदपुर से सांसद विद्युत महतो भी इसमें है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जयराम महतो ने जमशेदपुर से विद्युत महतो के खिलाफ उम्मीदवार नहीं दिया था, जबकि रांची में दिया, हजारीबाग में दिया, वो खुद गिरिडीह से लड़े। तो चर्चा हुई कि दोनों के बीच कुछ सीक्रेट सेटिंग हो गई है। अब विद्युत के जरिए भाजपा कुर्मी वोटों को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। घाटशिला में मुस्लिम भी एक बड़ा वोट बैंक है, लेकिन कुर्मी वोट बैंक बिखरा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया। तो अगर भाजपा अपना समीकरण साध लेती है और बाबूलाल सोरेन और उनके पिता चंपई सोरेन संथाल वोटों को अपनी तरफ कर लेते हैं बड़ी संख्या में, और कुर्मी का वोट आ जाता है, ओबीसी का वोट आ जाता है, तो समीकरण घाटशिला में पलट सकते हैं। जहां तक उम्मीदवारों का सवाल है, बीजेपी ने केंद्रीय समिति को 4 नाम भेजे हैं। इनमें बाबूलाल सोरेन का नाम सबसे ऊपर है। इसके अलावा रमेश हांसदा, लखन मार्डी और सुनीता देवदूत सोरेन का नाम भी है, लेकिन सबसे प्रबल दावेदारी बाबूलाल सोरेन की है। चुनावी गणित की बात करें तो घाटशिला में संथाल और मुस्लिम वोटरों का झुकाव जेएमएम की तरफ है। पिछले चुनावों में आदिवासी बीजेपी से पूरी तरह से कट गए। जहां तक उपचुनाव का सवाल है तो 2019 से 2024 के बीच ज्यादातर उपचुनाव में रामगढ़ को छोड़ दें तो दुमका, टुमरी, मांडर, मधुपुर, इन जगहों पर जो चुनाव हुआ उनमें जेएमएम को ही जीत हासिल हुई, कांग्रेस को जीत, यानी महागठबंधन के उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई। लेकिन घाटशिला में परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही, और जिस लाइन पर बीजेपी चल रही है जयराम महतो को साधने की, अगर उसमें उसको कामयाबी मिल गई तो हालात बदल सकते हैं, मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। दोस्तों, घाटशिला सीट को बचाने की चुनौती झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने है। तो बीजेपी की तरफ से बाबूलाल उम्मीदवार होंगे या कोई और होगा, और जेएमएम की तरफ से परिवार में सोमेश, सूरजमणि या विक्टर, इनमें से कौन होगा? घोषणा पर सबकी नजरें टिकी हैं। इस बार घाटशिला में लड़ाई
कई किस्सों, समीकरणों और रणनीतियों का संग्राम होने जा रही है। कौन जीतेगा इसका फैसला होगा 11 नवंबर की वोटिंग और 14 नवंबर की गिनती में। तो दोस्तों, ये था घाटशिला उपचुनाव का हाल, हेमंत सोरेन का रिपोस्ट और बीजेपी की सियासत। तो आप क्या सोचते हैं, क्या जेएमएम सोमेश सोरेन को टिकट देगा या किसी और को देगा? और भाजपा को क्या जयराम महतो समर्थन देंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और खुद भी इसको लाइक कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।